वेरी वेलकम व्यूज़। कैसे हैं आप? ये जो पिछला वीक गुजरा है इसमें हमने देखा है कि मार्केट में बड़े ज़बरदस्त एक मंदी वाले हालात बने और उसके पीछे कई फैक्टर्स थे। और जो मार्केट डाउन हुई, अगर उसकी बात करें तो तकरीबन 3.4% डाउन हुई KSE 100 इंडेक्स। और इसके अलावा ये पॉइंट्स में देखें तो तकरीबन 1560 पॉइंट लेस हुए ओवरऑल मार्केट में। और इसके पीछे कई रीज़न्स थी। सबसे पहली रीज़न जिसने इस चीज़ को ट्रिगर किया वो तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना था। स्टेट बैंक की तरफ से 25 BPS पॉइंट्स जो उन्होंने बढ़ाए। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी रीज़न थी वो हाई रिस्क इन्फ्लेशन थी और जियोपॉलिटिकल हालात थे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिन की मंदी के बाद थोड़ी मार्केट संभलने लगी तो वो न्यूज़ आई कि अमेरिका की सेनेट में रिपब्लिकन सेनेटर्स ने, कुछ सेनेटर्स ने मिलके एक बिल वो लेके आए हैं सेनेट में, जिसमें था कि तालिबान और उसके सपोर्टर्स, जिसमें पॉसिबली पाकिस्तान भी आता है, इन पर कोई नई सैंक्शंस लगाई जाएं। और इन्हीं जियोपॉलिटिक्स हालात की वजह से फिर मार्केट ने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और मार्केट बुरे तरीके से गिर गई। वो हमने उस दिन देखा था 1000+ पॉइंट्स डाउन हुए थे। तो उसके अलावा खैर नेक्स्ट डे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गई कि USA के बड़े इंटरेस्ट हैं इस पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में और वो बिल्कुल ब्रेक डाउन अपने ताल्लुकात नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ या किसी भी मुल्क के साथ। आल्दो उनकी ईगो बड़ी हर्ट हुई है, पूरी दुनिया में उनकी जग हंसाई हुई है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन की वजह से, और वो कुछ करना चाहते हैं इसके बारे में। तो इसी वजह से ख़तरा तो सैंक्शंस का था, जैसे 90s में है कि गुड कॉप बैड कॉप वो खेल लेंगे कि सेनेट में अगर बिल सैंक्शन का पास भी हो गया तो प्रेसिडेंट को दे देंगे इख्तियार कि आप हर साल सर्टिफिकेट दें कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट काइंड ऑफ पुटिंग प्रेशर। तो ये हो सकता है। और इसी के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो, जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, वो ऑकस डिफेंस पैक्ट पे बनाई हुई थी, वो देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हालात थे, लेकिन फिर लोगों को थोड़ी समझ आई तो ठीक हो गए, थोड़े हालात बेहतर हो गए और लोगों को समझ आई कि USA ये अफोर्ड नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। अब मार्केट क्या डायरेक्शन लेगी, अगर पहले इस चीज़ की बात करें तो मार्केट की डायरेक्शन कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे। इसमें सबसे पहली जो है, जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज़ के, वो भी अपना इम्पैक्ट डालेंगी। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं ओवरऑल कंपनीज़ के। मैंने जो कंपनीज़ देखी इनमें तकरीबन 80-90% बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कंपनीज़ के। और उसमें मेन फैक्टर जो इंटरेस्ट रेट पहले डाउन था, उसके अभी तक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं और ये आगे चल के देखेंगे। ये भी एक डायरेक्शन की बात है कि कितने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है गवर्नमेंट, कितने % बढ़ाती है, तो उसकी वजह से भी मार्केट कुछ डायरेक्शन लेगी। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बेहतरी आ जाएगी, बाकी सेक्टर शायद डाउन हो जाएं। और रुपी डिवैल्यूएशन एक दूसरा बड़ा फैक्टर है। अभी फिच की रिपोर्ट आई है कि 2022 में रुपी 180 रुपीज़ पाकिस्तान में, डॉलर 180 रुपी टच कर जाएगा। तो उस पर हमारे इकोनॉमिस्ट काफ़ी बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने जो पास्ट में इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी तो उसमें भी हमें ये चीज़ें नज़र आईं। कुछ और भी फैक्टर्स थे परफॉर्मेंस के अलावा। तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नज़र नहीं आ रही, हो सकता है ये। और 2016-17 में मेरा इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ तो उस वक्त इंडियन रुपी में कोई 65 से 68 रुपये, इसी 60s की अर्ली 60s या लेट 60s इसमें डॉलर फ्लक्चुएट करता था। तो अभी तक उनके 2-3 रुपये सिर्फ और बढ़े हैं 4-5 साल में। 71-72 के आसपास से मैं पिछले दिनों देख रहा था, और यहाँ पे पिछले 4 साल में देखें तो डबल के करीब होने वाला है। तो ये सारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा है। एक और बड़ा अहम फैक्टर ये था कि जैसे मैंने हाई रिस्क इन्फ्लेशन का बताया, ओवरऑल कमोडिटीज़ की चीज़ों की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गई। ऑयल का हमने देखा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और हमने कोल का देखा, कोयले का, वो भी उसकी प्राइस दहाइयों में हाईएस्ट $200 पर मैट्रिक टन थी, वो टच कर गई। तो उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर ने बड़ी हिट ली, लेकिन बाद में 25 रुपये एक बोरी सीमेंट की सब ने मिल प्राइसेस बढ़ाई, तो फिर सीमेंट सेक्टर की थोड़ी सी सांस बहाल हुई। अगर ऑयल सेक्टर की बात करें तो उसमें थोड़ा कूल डाउन नज़र आया प्राइसेस में। हो सकता है आगे जाके मज़ीद थोड़ी नीचे आ जाएं, और उसकी रीज़न ये थी जो ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अगली मीटिंग में ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, स्पेकुलेशंस है कि अनाउंस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने का, तो उसकी वजह से थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी।
और पाकिस्तान में जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस बार बार इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ानी पड़ रही हैं, उसमें भी थोड़ी आवाम को रिलीफ मिल जाएगी। और रुपी डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट बैंक की तरफ से बढ़ाए जाने, पेट्रोलियम प्राइसेस बार बार बढ़ाए जानी, ये इस बात की तरफ भी इशारा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये ऐसे नज़र आ रहा है खुदा न खास्ता जैसे जो कोविड के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीफ की स्ट्रीक चली थी वो ख़त्म होने को है और पाकिस्तान वापस बैक टू ट्रैक, जिसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, जो ये सारी चीज़ें जो हम कई दहाइयों से भुगत रहे हैं, हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि जो पेरिस क्लब है, जिसमें दुनिया के सारे स्ट्रॉन्ग बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि लोन्स देते हैं हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान ने जो उनको तकरीबन $11.5 अरब का लोन वापस करना है, जिसकी डेट कई बार गुजर चुकी है, उन्होंने फिर पाकिस्तान को एक बार रिलीफ दिया है और उस डेट को वापस एक्सटेंड कर दिया है कि अभी कोविड की वजह से हालात डेवलपिंग कंट्रीज़ के नहीं बेहतर, तो इनको थोड़ा सा और टाइम दिया जाए। अगर ये गुजरे हुए वीक में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये थोड़ा सा डाउन हुआ है, ड्राई अप हुआ है। वॉल्यूम 354 मिलियन शेयर्स से एवरेज जो टर्नओवर है, और इससे पिछले वीक में हमने देखा 383 मिलियन शेयर्स से। तो ये थोड़ा सा क्योंकि साइड लाइन हो गए काफ़ी इन्वेस्टर्स जब मार्केट बुरे तरीके से गिर रही थी, तो इसमें हमें थोड़ी सी मंदी की सिचुएशन नज़र आई, लेकिन बाद में क्योंकि बड़े डिस्काउंटेड और बेहतरीन किस्म के रेट्स थे, तो इस वजह से ये भी हुआ कि कई फॉरेन इन्वेस्टर आ गए, कई यहाँ म्यूचुअल फंड्स ने, बिग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने म्यूचुअल फंड के थ्रू एंट्री ली, तो फिर थोड़े हालात हमें बेहतर नज़र आए। हमने काफ़ी अरसे में पहली बार के इलेक्ट्रिक को अपर लॉक भी लगाते देखा, जो कि एक अच्छी बात थी, और इस पूरे वीक में के इलेक्ट्रिक तकरीबन 11.4% ऊपर गया है, हेस्कोल 9% गया है, बाइको 8.5% गया है और ANL 6% गया। और जो डाउन हुए बुरे तरीके से, इसमें पायनियर सीमेंट था 7.5% डाउन हुआ, शिफा था हॉस्पिटल 6.4% डाउन हुआ, AGP 6.2% डाउन हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो हालात हैं इसमें क्या करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप पे, आपने किस किस्म के शेयर्स उठाए हुए हैं, और इससे भी इम्पोर्टेंट है आपकी क्या प्लानिंग है। पहली बात तो ये है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं। आप, जैसे मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और उनको बेसिस बनाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की, और आपके पास ऐसे शेयर्स हैं जिनकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं विद टाइम बीइंग, और कुछ ना कुछ पे आउट्स भी मिल रहे हैं, तो फिर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे बेतहाशा CNBC, बिजनेस रिकॉर्डर, ब्लूमबर्ग पे वारन बुफे के आर्टिकल्स आ चुके हैं कि मार्केट्स तो नॉर्मली सेम स्ट्रेटजी होती है स्टॉक मार्केट की हर जगह पे, कि जब मार्केट टैंक करे, इसका मतलब है डूब रही हो, तो उस वक्त अगर आपके पास सॉलिड बहुत अच्छे शेयर्स हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने जस्ट चिल करना है और वेट करना है मार्केट के वापस ऊपर आने का। और अगर आपने, जैसे मैंने पहले कई बार एडवाइस किया और अर्ज़ की, आपने बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है आपके पास हर वक्त कुछ ना कुछ कैश मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं वो बड़ा नीचे आपको मिलेंगे, तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनती है, वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करते, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी लाइफ में नहीं पढ़ी किसी कंपनी की, फेसबुक के ग्रुप्स से देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, फिर आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी होगी स्टॉप लॉस वगैरह की, फिर आप वो यूज़ कर लें। लेकिन बेहतर यही है ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें, बहुत ज़बरदस्त कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसकी अर्निंग आपको अट्रैक्ट करे। और इसमें भी आप दो चीज़ें देख सकते हैं। पहली तो ये है, वो कंपनीज़ जिनकी अर्निंग्स बहुत बेहतर हो रही हैं लेकिन साथ ही वो पे आउट्स भी दे रही हैं, तो अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे वो कंपनीज़ हैं जिनकी अर्निंग्स तो बेहतर हो रही हैं, ग्रोथ स्टॉक्स हैं, लेकिन वो पे आउट नहीं देते। जैसे STPL है, इसका कल बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आया, तकरीबन 1.5 अरब रुपए इसके रेवेन्यू में इजाफा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन इसने पे आउट नहीं दिया, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव रेट पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमने पहले भी बात की थी, पाक इलेक्ट्रॉन है, वो भी बड़े अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है, उसकी अर्निंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन वो आगे वाले जो उसके रिजल्ट्स आएंगे उन पे भी डिपेंड करती है, उसका जो फ्यूचर होगा, और उसके अलावा पे आउट क्या देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी कंपनीज़ में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें जिनकी अर्निंग्स बढ़ रही हों, तो फिर उसमें नुकसान का अंदेशा कम होता है और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो आर्टिस्टिक डेनिम है, उसका हमने रिज़ल्ट देखा, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया, लेकिन पे आउट वो हमेशा
₹3 साल का देते थे, इस बार उन्होंने ₹2 दे दिया। मे बी उनकी आगे कोई प्लानिंग हो मज़ीद इन्वेस्टमेंट की, या कोई और रीज़न हो, या अगले क्वार्टर्स में कहीं जाके वो कोई पे आउट देने का अनाउंस कर रहे हो फजल क्लॉथ की तरह, क्योंकि फजल क्लॉथ ने ईयर एंड पे कुछ नहीं दिया था, हमने देखा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वार्टर में उसने इकट्ठा ₹20 डिविडेंड दिया। तो इसकी अर्निंग्स उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी सेक्टर ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पोज कर रहा है फ्यूचर के लिए। इसी तरह डॉल है, डेस्कॉन, ऑक्सीकेम केमिकल सेक्टर में, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और उसके पे आउट भी कम हुए हैं और ₹1 दिया उन्होंने, लेकिन उसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं। इस तरह आगा स्टील है, हमने 5% बोनस देखा, उसकी अर्निंग्स तो कई गुना जम कर चुकी हैं, रेवेन्यू कई गुना बढ़ चुका है। तो आप इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, अपनी खुद की प्लानिंग करें, खुद शेयर चूज़ करें, फिर आपको पता होगा। जब आप सोचने पे मजबूर करेंगे अपने दिमाग को, प्लानिंग करेंगे, एक पेज पे बैठ के लिखेंगे कि मैं ये शेयर क्यों बाय कर रहा हूँ और मैं इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली फिर आप उसकी फ्लिप साइड भी देखेंगे कि कौन से इसके नेगेटिव इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ट्रिगर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो फिर मैंने क्या करना है, क्योंकि हमने ये देखा कि पाकिस्तान की मार्केट वॉलेटाइल है, वैसे पूरी दुनिया की होती है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप प्लान करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट टाइम जब टैंक करे, जब नीचे जाए, तो उस सूरत में मैंने इन स्टॉक्स का क्या करना है। जब आप ये सारी प्लानिंग करेंगे तो फिर आपके रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपके पास हमेशा एक फॉल बैक ऑप्शन होगी। एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि नेक्स्ट वीक से IMF की टॉक स्टार्ट हो रही हैं हमारी गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट बड़ी ईगर है IMF प्लान वापस आने में, लेकिन जैसे हमने अर्ज़ किया 20 के करीब रिपब्लिकन सेनेटर्स वो वहाँ पे एक बिल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं सेनेट में। आल्दो के डेमोक्रेट्स अभी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये भी है, पाकिस्तान अभी तक टॉक्स में है कि उनको एयर कॉरिडोर दिया जाए, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है कि वो अफ़गानिस्तान में फ्यूचर में कोई स्ट्राइक्स कर सकें। तो उसके लिए ये अंदेशा है कि अभी फ़िलहाल FATF और IMF की तलवार पाकिस्तान के सर पे लटकती रहेगी। हो सकता है पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिले, हो सकता है मिल जाए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके फ़िलहाल मार्केट को मज़ीद वॉलेटाइल बना रहे हैं। 90s में भी ऐसे ही हुआ था कि सैंक्शंस लगा दी गई थी और मिलजुल के कुछ डेमोक्रेट्स को इशारा कर देते हैं या रिपब्लिकन जो भी अपोजिट साइड में हो वहाँ पे कि आप मिल जाएं दूसरों के साथ, बिल पास होने दें। पास सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, लेकिन अपनी लेवरेज रखने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को ये एक मौका दिया जाता है कि आप जनाब हर साल सर्टिफिकेट दें कि पाकिस्तान इज़ बिहेविंग और पाकिस्तान ठीक चल रहा है, तो फिर हम इनको IMF प्रोग्राम भी देंगे, एड भी देंगे और सब कुछ देंगे। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि पाकिस्तान को प्रेशर में रखा जाए और वो हमारी लाइन को टो करे और जो कुछ हम कहें उस पर अमल करे। तो मार्केट में आप जो भी स्टेप लीजिएगा वो इन सारे बैकग्राउंड और सारी स्टोरीज़ और सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।